13th ग्रुप एलिमेंट की बातें हो चुकी थी, 14th ग्रुप एलिमेंट की बातें करनी है हमें, ठीक है। 14th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं 14th ग्रुप में, बताइएगा। अगर मैं 14th ग्रुप एलिमेंट की बात करूं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं 14th ग्रुप में, पता है? बोरॉन के बाद कौन सा ग्रुप आता है? कार्बन। कार्बन फैमिली होती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये होते हैं कार्बन फैमिली में, ठीक है। एक और भी एलिमेंट है कार्बन फैमिली में जो नया ऐड हुआ है, वो कौन सा है, किसी को पता है क्या? क्यों, किसी को पता है? पीरियोडिक टेबल में जो नया एलिमेंट ऐड हुआ है कार्बन फैमिली में, क्यों भाई? हाँ, क्यों? है फ्लीरोवियम, फ्लीरोवियम एफएल, ये होता है एफएल, जिसको हम कहते हैं फ्लीरोवियम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आजकल ये भी जानना, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन नीट पे आ चुका है, एटॉमिक नंबर दे देगा और पूछेगा कौन सा एलिमेंट है ये, और मैचिंग में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो अगर नीट में आ चुका है तो जेई मेंस में भी आ ही सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीट और जेई मेंस का लेवल तो सेम ही होता है। तो फ्लीरोवियम होता है, ठीक है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और लास्ट में जो है दैट इज फ्लीरोवियम। इससे पहले जो बोरॉन फैमिली थी, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और क्या था? NH था ना, निहोनियम। क्यों भाई? निहोनियम, NH। तो यहाँ पे निहोनियम और ये है फ्लीरोवियम, ठीक है, याद रखना जरूरी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। और उसके बाद अगर पहला एलिमेंट पता है तो बाकी सारे एलिमेंट्स के नाम का एटॉमिक नंबर आप आसानी से बता सकते हैं। अगर कार्बन का 6 है तो सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? 14। जर्मेनियम का कितना हो जाएगा? 14 में फिर से कितना ऐड कर दें? 18, कितना आ जाएगा? 32, है कि नहीं? अभी कितना ऐड करें? फिर से 18 ऐड कर दें तो टिन का आ जाएगा 50। इसके बाद लेड में कितना ऐड करें? 32, यानी कि लेड का आ जाएगा 82, और उसमें फिर से 32 ऐड करें तो ये आ जाएगा कितना? 114। बोलिएगा, ठीक है कहानी यहां तक? हाँ ठीक है सर। भाई, हाँ, ओके। तो ये आपके ये सारे एलिमेंट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिख लें जरा हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p2, ठीक है, ये होता है। या फिर अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें इसी चीज को, तो हम लिख सकते हैं हीलियम 2s2, 2p2। ऐसे ही सिलिकॉन का क्या हो जाएगा? नियॉन 3s2, 3p2। इसके बाद आएगा आर्गन, इसका क्या होगा? 4s2, 4p2। क्रिप्टन 5s2, 5p2। ज़ेनन 6s2, 6p2। और रेडन, RE होता है ना,
Rn होता है, Re होता है, Re 7s2 7p2 आई थिंक Re होता है। ठीक है, ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आउटर मोस्ट सेल में इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए इनकी नॉर्मल वैलेंसी की बात करें तो इनकी नॉर्मल वैलेंसी क्या होगी, 4 है कि नहीं। सर रेडॉन Rn होता है। Rn होता है, वही मैं सोच रहा हूँ, कुछ तो Rn होता है, ठीक है, रेडॉन इज Rn। तो ये है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लीरोवियम। फ्लीरोवियम, ठीक है, याद रखिएगा फ्लीरोवियम, ठीक है, क्योंकि पूछा जा सकता है बेटा, बहुत ही चांसेस हैं पूछने के, और मीन्स जब पूछा जाएगा तो बताना बड़ा ही मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जनरली हम क्या करते हैं कि फ्लड तक पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन बन सकता है। ओके, नया नया एडिड है तो इसलिए ये अच्छा आ भी चुका है, नीट में आ भी चुका है, इसलिए आने के चांसेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता। ओके, एक मिनट एक मिनट, इसमें डी भी तो होता है ना, आर्गन के बाद, आर्गन के बाद 3D भी होता है, 3D10 भी होता है, और इसमें 4D10 होता है, और इसमें अगर बात करें तो इसमें ये भी होता है, यानी कि 4F14 5D10, सॉरी 5D10, हाँ 5D10 6s2 6p2 ये होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 4F भी आ जाता है, और इसमें भी बात करें तो 4F भी आ जाता है इसमें, यानी कि इसमें आ जाएगा 5F14 6D10 7s2 7p2, यानी कि कहने का मतलब आउटर मोस्ट पे हमें फोकस करना है। आउटर मोस्ट सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हो जाएगा आपका NS2 NP2, यानी कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस ग्रुप के एलिमेंट का होता है NS2 NP2, ये होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो ऊपर से नीचे चलने पे साइज क्या होगा, बढ़ेगा, ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है। कार्बन सबसे छोटा होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एंड देन फ्लीरोवियम। फ्लीरोवियम रेडियो एक्टिव है बेटा, और काफी शॉर्ट लिव्ड है, इसलिए जनरली बात नहीं होती है, तो इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज में उनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम एलिमेंट का, उस ग्रुप में बात कर रहा है तो उस एलिमेंट का तो नाम एक बार लेना तो बनता ही है ना। तो ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है, और कोई एक्सेप्शन नहीं होता है इसमें। जैसे कि बोरॉन फैमिली में एक एक्सेप्शन था, बोरॉन फैमिली में याद आ रहा है ना एक्सेप्शन क्या था, किसकी किसके बीच में था बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन, क्यों, किसमें किसमें था बोरॉन फैमिली में जो एक्सेप्शन था, किसके किसके बीच में था, याद है, भूल गए, बोलिए बोलिए अरबाज। एटॉमिक साइज में क्या? हाँ, एल्यूमिनियम और गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम में ये एक्सेप्शन था, एल्यूमिनियम ऊपर था, गैलियम नीचे था, ये एक्सेप्शन था बेटा, ठीक है। इस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं, इस ग्रुप में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है। तो चलिए थोड़ा सा लिख लेते हैं हम इन बातों को, ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये लिख लिया ऊपर, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। सर क्या एक बेटा, सवाल था। हाँ बोलो बेटा। सर मैंने इससे 2 क्वेश्चंस देखे। हाँ पहले ग्रुप में एलिमेंट जो काउंट होते थे ना, हाँ तो फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे 2 क्वेश्चंस देखे। एक क्वेश्चन में उन्होंने हाइड्रोजन को काउंट किया था और एक में हाइड्रोजन को काउंट नहीं किया। ओके, बेस्ट है इस तरह का, जब भी इस तरह का कोई भी कंफ्यूजन आए, इनऑर्गेनिक में आएगा कंफ्यूजन, इस तरह का जब भी कंफ्यूजन आए आप
एनसीईआरटी में चेक कीजिए। और वैसे भी अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो हाइड्रोजन को हम तो यही तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ड्रॉबैक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, याद आ रहा है कि नहीं? उस ड्रॉबैक्स में पीरियोडिक टेबल, ड्रॉबैक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में एक ड्रॉबैक ये भी था कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है। उसको फर्स्ट ग्रुप में भी रखते हैं, उसको 17th ग्रुप में भी रखते हैं, और इन दोनों में ना रखना पड़े इसलिए इसको बिल्कुल अलग ही रख दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसमें ना रखना पड़े इसलिए इनको अलग रख दिया जाता है। क्लियर है? हाँ सर, तो ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में न गिना जाए तो ज्यादा बेटर है। हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में न गिना जाए, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। ओके सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये है, मतलब फर्स्ट ग्रुप में मत रखिए उसको। समझ गए बात को ना आप? हाँ सर, समझ गए। हाँ, उसको फर्स्ट ग्रुप में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मैच करती है, उसकी प्रॉपर्टीज 17th ग्रुप के साथ भी मैच करती है, इसलिए उसको मत रखिए, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई, कुछ बातें हम लिख लें इनके बारे में। तो कुछ बातें हम लिख लें इनके बारे में। तो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in penultimate, ये दिख रहा है कि नहीं? येलो कलर दिख रहा है? पेनअल्टीमेट क्या होता है? पेनअल्टीमेट, पेनअल्टीमेट समझते हैं? अल्टीमेट, पेन अल्टीमेट, एंटी पेन अल्टीमेट क्या होता है? जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट सेल, इसको हम कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल, सॉरी अल्टीमेट सेल कहते हैं इसको, अल्टीमेट सेल। आउटर मोस्ट सेल से एक पहले जो होता है, एक सेल पहले जो होता है, उसको हम एंटी पेन अल्टीमेट सेल कहते हैं। यानी कि एन, ये nth सेल अगर है, आउटर मोस्ट सेल अगर nth है, सो n-1th सेल जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ठीक है, सॉरी, अरे यार गड़बड़ क्यों हो रहा है, उसको हम पेन अल्टीमेट सेल कहेंगे, उसको हम पेन अल्टीमेट सेल कहेंगे। और n-2th सेल जो होगा बेटा, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एंटी पेन अल्टीमेट। ठीक है, सेल। क्लियर है? बताइएगा, बोलिएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेन अल्टीमेट सेल ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आर कितना होगा? कार्बन में कितने होंगे? 2 होंगे। nth सेल में 4 है, आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के 4 हैं, ये पेनल्टीमेट सेल है। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? नियॉन में 8 होंगे, नियॉन के पेनल्टीमेट सेल में 8 होंगे, और 18 होंगे, फिर से 18 होंगे, फिर 32 होगा। ये कहानी होगी, और यही ऐड करते जाते हैं हम, यही ऐड करते जाते हैं। ठीक है, ओके। अकरेंस की बात करें तो, अकरेंस की बात करें अगर, अकरेंस, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है अकरेंस के बारे में, लेकिन फिर भी एक बार लिख लें तो सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है, मिट्टी मिट्टी हर जगह मिट्टी है। उसके बाद कार्बन, उसके बाद टिन,
उसके बाद लेड और लास्ट में है जर्मेनियम। जर्मेनियम रेयर है, नहीं मिलता है जनरली, ठीक है, ओके। इसका इस्तेमाल, जर्मेनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ट्रांजिस्टर्स बनाने में, ठीक है। तो सिलिकॉन काफी मात्रा में पाया जाता है, सिलिकॉन। उसके बाद आता है कार्बन। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। कार्बन की बात करें तो कार्बन इज 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ठीक है। और सिलिकॉन जो होता है सेकंड मोस्ट, एंड सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, ठीक है। कार्बन 17th है और सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है। सबसे पहले कौन था? पहले नंबर पे कौन था? याद है किसी को? मैंने बताया था एक बार, कबाले। पहले नंबर पे कौन होता है? आई थिंक एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, हाँ। पहले नंबर पे ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम था शायद, है ना? एल्यूमिनियम। हाँ, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, बिल्कुल। तो पहले नंबर पे ऑक्सीजन था, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे आपका, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन है, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम था, ठीक है। तो ये था बेटा, ठीक है। अर्थ क्रस्ट में ये होता है। कार्बन जो होता है, कार्बन 13 के भी फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन 14 के भी फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव होता है, यानी कि कार्बन के दो स्टेबल आइसोटोप हैं। कार्बन हैज टू स्टेबल आइसोटोप। स्टेबल आइसोटोप दो हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 13, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होता है, कार्बन 14 इज ऑल्सो देयर, बट it is radioactive नेचर का होता है, ठीक है। जिसका हाफ लाइफ विद टी हाफ, इसका जो होता है 5770 ईयर्स, 5770 ईयर्स का होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में भी करते हैं, आपको याद है? याद आ रहा है ना कार्बन डेटिंग? क्यों भाई? हाँ सर। कहाँ पे पढ़ा था? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। किसी भी पुराने पौधे की उम्र बतानी है, लकड़ी, कोई लकड़ी का टुकड़ा है, आपको उसकी उम्र बतानी है, तो आप कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते थे। कैलकुलेशंस मैंने बताए थे कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, कि नहीं? याद आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, यस सर। हाँ। तो कार्बन डेटिंग की बात हमने की थी, तो कार्बन 14 का इस्तेमाल कार्बन डेटिंग में करते हैं, यानी कि पौधे की या कि कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है, कोई भी सैंपल है लकड़ी का, ठीक है, उसकी एज बताने में कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लें, जनरल प्रॉपर्टीज, और उसमें सबसे पहला है रेडियस। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज रेडियस। इसका कोवेलेंट रेडियस, चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं ये जनरली, इसलिए कोवेलेंट रेडियस निकाला जाता है, ठीक है। रेडियस में कौन सा होगा? कोवेलेंट होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा, ठीक है। कई तरह के रेडियस होते हैं ना, पता होगा आपको। कई तरह के रेडियस होते हैं, आयनिक रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है, वॉन डेर वाल रेडियाई होता है,
मेटेलिक रेडियस होता है, तो कोवेलेंट रेडियस, इसमें चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं कोवेलेंट रेडियस होता है। ऊपर से नीचे चलने पे साइज क्या होता है? बताइए। ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है। ऑन मूविंग बढ़ता डाउन है। द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे चलने पे, यानी कि कार्बन का साइज सबसे छोटा होता है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। ठीक है, तो साइज का डेटा देख लें हम, क्योंकि सिलिकॉन के बाद साइज में बहुत ज्यादा चेंज कुछ आता नहीं है। तो मैं साइज का डेटा आपको यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, याद तो मुझे भी नहीं है, लेकिन एक मिनट, जस्ट अ मिनट। कोवेलेंट रेडियस की बात करें, ये होता है 77, ये होता है कार्बन का होता है 77, और 77 के बाद आता है 118, 122, 140, 146 पिकोमीटर में। पिकोमीटर में अगर हम डेटा की बात करें, इन पिकोमीटर ये होता है। ठीक है, कार्बन से सिलिकॉन में जाने पे साइज बढ़ता है, काफी बढ़ता है, आप देख रहे हैं काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन सिलिकॉन से जर्मेनियम में साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है। रीजन इज सेम, जो रीजन आपने कहा दिया था, बोरॉन से एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम से गैलियम पे जाने पे जो आपने रीजन दिया था, याद आ रहा है वो रीजन? बोलिएगा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यहां से यहां जाने पे साइज घट जाता है। क्यों घट जाता है? अरबाज बताइए भाई। और टी ऑर्बिटल, हम्म, पुअर शील्डिंग ऑफ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग होती है, इतनी अच्छी शील्डिंग नहीं हो पाती है, और शील्डिंग न होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे तो इनफैक्ट डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज नहीं होता है, लेकिन इंक्रीज जो होता है वो बड़ा ही नॉर्मल होता है। इसके बाद यहां से यहां चले तो नॉर्मल इंक्रीज हुआ है, ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। लेकिन यहां से यहां चलने पे फिर से इंक्रीज नहीं हो पाया, रीजन अगेन सेम, यहाँ पे 14th एफ ऑर्बिटल्स आ गए, है कि नहीं? 14 एफ ऑर्बिटल आ गए, उनकी शील्डिंग कम होती है, शील्डिंग के कम होने की वजह से क्या होगा? साइज नहीं बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर रेगुलर ट्रेंड की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है। ठीक है, आप लोगों का इस बार एडवांस का एग्जाम कराना है, ट्यूसडे से होना है। ठीक है बेटा, ओके। सिलेबस, सिलेबस ऑर्गेनिक में बताइए क्या दिया जाए? ऑर्गेनिक में एडवांस लेवल के एग्जाम में अभी थर्मो में तो नहीं दे सकते। थर्मो से पहले क्या हुआ था? सोल्यूशन, क्या हुआ था? सॉल्यूशंस। सोल्यूशन, तो सोल्यूशन दे दें, और एस ब्लॉक दे दें, एस ब्लॉक और सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। बोलिएगा, बोलिएगा भाई। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सभी राजी हैं? प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिएगा।
पेपर थोड़ा सा टफ आता है एडवांस का, ठीक है। चलिए, तो इस बार से प्लानिंग है ये कराने की। सर भी कह रहे थे ऑर्गेनिक की क्लास लेने के लिए, क्या कह रहे हैं जेपी सर, तो मैं भी हो सकता है एक दिन एक दो दिन में वो भी क्लास ले लेंगे, तो मेरी एक क्लास कम हो जाएगी फिर। मेरी एक क्लास कम हो जाएगी क्योंकि आपका काफी बढ़ गया है, हेक्टिक शेड्यूल हो गया है ना। क्यों, थक जा रहे हैं क्या? कि भाई खवाले, आज तो 5 क्लास हाँ लगी सर। हुई है आप लोगों की, है ना। चलिए, तो सिलिकॉन से जर्मेनियम में जाने पे साइज इतना नहीं बढ़ पाता है, फ्रॉम सिलिकॉन टू जर्मेनियम साइज डू नॉट इंक्रीज मच, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा 10 डी इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एक्स्ट्रा 10 डी इलेक्ट्रॉन्स। एक्स्ट्रा 10 इलेक्ट्रॉन्स के आ जाने की वजह से, और उनकी शील्डिंग पुअर होती है जिसकी वजह से साइज घट जाना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से साइज बढ़ना चाहिए, नंबर ऑफ सेल वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, साइज बढ़ता है, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो पहली इसकी बात हो गई। दूसरा देखें हम, दूसरा देखें, तो पहला रेडियस दिया था, दूसरे की बात करें मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो आप जानते हैं ऊपर से नीचे चलने पे जैसे जैसे साइज बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। ऊपर से नीचे चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि फ्रॉम कार्बन टू लेड, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, कॉल आ रहा है। हाँ, देखिएगा जरा, फ्रॉम कार्बन टू लेड मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऊपर से नीचे चलने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, बढ़ता होता है, ठीक है। कार्बन और सिलिकॉन क्या होते हैं, कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन इज नॉन मेटल, सिलिकॉन भी नॉन मेटल में ही गिनते हैं हम, कार्बन एंड सिलिकॉन, कार्बन एंड सिलिकॉन इज नॉन मेटल, कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल होता है। जर्मेनियम इज व्हाट, मेटलॉइड, metalloid, and rest tin and lead is metal। tin और lead जो होते हैं metals होते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें, मेल्टिंग पॉइंट।
मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। लेड का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। एक मिनट, जर्मेनियम के बाद लेड आता है और लास्ट में टिन आता है, लास्ट में टिन आता है, टिन लास्ट में आता है। तो ये होता है कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट। कार्बन, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का भी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने का रीजन क्या होता है? जनरली क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूल एटॉमिक वेट बढ़ता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा बिहेवियर दिख रहा है आपको। उल्टा बिहेवियर होने का रीजन ये है कि कार्बन, सिलिकॉन ये जनरली जो ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ये बना लेते हैं, नेटवर्क सॉलिड बना लेते हैं। जैसे डायमंड का स्ट्रक्चर आप देखते हैं ना, तो डायमंड के स्ट्रक्चर में कार्बन 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 सारे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं जाइंट मॉलिक्यूल या फिर नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। और जब भी नेटवर्क सॉलिड बनता है मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है? बॉइलिंग पॉइंट की बात करें अगर हम, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बन का ज्यादा होता है, देन जर्मेनियम, सिलिकॉन सबसे देन टिन एंड देन सिलिकॉन और लास्ट में लेड आता है। ठीक है, देखिएगा मेल्टिंग पॉइंट कई बार इस बात पे भी डिपेंड करता है कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। ठीक है, जब काफी स्ट्रॉन्ग लैटिस बनता है ना तो उस समय मेल्टिंग पॉइंट जनरली काफी ज्यादा हो जाता है, और लैटिस इतना अच्छा नहीं है तो लैटिस एनर्जी कम होगी, और लैटिस एनर्जी कम होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट जनरली लैटिस पे डिपेंड करता है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑर्डर, डेंसिटी ऑर्डर ऊपर से नीचे चलने में पहले बढ़ता है फिर घटता है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑर्डर में बात कर, सॉरी, पहले घटता है फिर बढ़ता है, मैंने उल्टा बोल दिया, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो लेड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, देन टिन, देन जर्मेनियम, देन कार्बन एंड देन सिलिकॉन। ठीक है, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन में देख रहे हैं कार्बन का ज्यादा है, यानी कि पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी ऑर्डर है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो बॉन्ड तो साइज पे डिपेंड करता है। अगर बॉन्ड एनर्जी की बात करें, अगर हम बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी तो साइज पे डिपेंड करता है। कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और लास्ट में लेड आता है। कार्बन सबसे अच्छा बॉन्ड बना पाता है और दिस इज द रीजन कार्बन खूब सारे कंपाउंड्स बना पाता है। ठीक है, कार्बन खूब सारे बॉन्ड्स बना पाता है, ये रीजन होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें अगर हम, तो ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से आयनाइजेशन एनर्जी घटता है। यानी कि कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा कर्व, थोड़ा सा ये देखें, थोड़ा सा एक कर्व देखें अगर हम, एक मिनट एक मिनट, टिन और लेड में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, लेड पहले आ जाता है फिर बाद में टिन होता है। यानी कि अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें, अरे यार हवा बहुत तेज चल रही है ना, हवा चल रहा है ना,
बहुत तेज चल रही है। अगर हम एक कर्व ड्रॉ करें तो कर्व कुछ ऐसा होता है, काफी अचानक से घट गया, उसके बाद फिर घटा, फिर घटा और फिर हल्का सा बढ़ गया। हल्का सा बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है, ठीक है, हल्का सा ही इंक्रीज हुआ है, काफी ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। तो ये आपका कार्बन है, ये कार्बन है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड दिस इज लेड। ये होता है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं इधर, ठीक है। तो ये कहानी होती है आयनाइजेशन एनर्जी की, अगर इसको कर्व से देखें, यानी कि लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से थोड़ी सी ज्यादा होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है। वो वाला फैक्टर, एफ वाला फैक्टर आ जाता है, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है, ओके। और ऐसा होता क्यों है भाई, सीधी सी बात है, ऊपर से नीचे चलने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऊपर से नीचे चलने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लेकिन थोड़ा सा डेटा देख लें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता होगी सबको 2.5, सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट 1.8, जर्मेनियम भी 1.8, टिन भी 1.8 और लेड जो होता है वो 1.9 होता है। अगर मैं एक कर्व ड्रॉ करके बताऊं तो स्लाइट 1.8 1.8 तीनों का कह रहा हूं, पॉइंट में देखें तो स्लाइट डिफरेंस होता है, स्लाइट डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखें तो कुछ ऐसा होता है, घटा, फिर से घटा, ठीक है, फिर से थोड़ा सा बढ़ा, पॉइंट में ये बात करना है और फिर से ऐसे हो गया। तो पॉइंट में अगर देखेंगे, मतलब फर्दर पॉइंट में देखेंगे तो कर्व इस तरह का आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि 2.5 के बाद ऑलमोस्ट सबकी सेम ही होती है, इन तीनों की ऑलमोस्ट सेम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मान लीजिए सिलिकॉन 1.8 होगा, जर्मेनियम और थोड़ा सा 1.78 हो जाएगा, मान लीजिए 8 नहीं होगा 1.78 हो जाएगा, टिन का भी 1.81 हो जाएगा मान लीजिए, इस तरह से, मतलब दूसरे, मतलब स्लाइटली चेंज होता है, बहुत ही स्लाइटली। कर्व इस तरह का होता है, यानी कि एक यू शेप्ड कर्व होता है, ठीक है। तो डेटा ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें। आज पता नहीं क्यों यार मुझे थकावट सी फील हो रही है बहुत ज्यादा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट बताइएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में क्या होता है। इस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं जनरली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे चलने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी क्या होती है, घटती जाती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, इनर्ट पेयर। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप सबको अब आइडिया तो लग गया होगा, इतना मैंने बताया था और लिखवाया भी था, सब लोगों ने लिखा भी था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 14th ग्रुप के एलिमेंट का, वो +2 और +4 होता है,
ऊपर से नीचे चलने पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 14th ग्रुप एलिमेंट इज +2 एंड +4। +2 भी होती है, +4 भी होती है। ठीक है, on moving down the group, on moving down the group, ऊपर से नीचे चलने पे on moving down the group, tendency to show +2 oxidation state increases। ठीक है, due to inert pair effect। ऊपर से नीचे चलने पे s इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, s सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं, बॉन्डिंग में पार्ट लेने से कतराते हैं। ठीक है, और इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, लेड में ये इफेक्ट दिखता है। ठीक है ना, लेड में, ठीक है, +2 फॉर लेड, फॉर SN दोनों लिखिएगा, फॉर टिन SN +4 इज मोर स्टेबल देन SN+2, बट SN+4 ज्यादा स्टेबल होता है SN+2 से। बट लेड में बात करें, Pb+4 इज लेस स्टेबल देन Pb+2। ठीक है, बात समझ में आया? +4 स्टेट में टिन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है +2 में, लेकिन लेड जो होता है +4 ज्यादा कम स्टेबल होता है। यानी कि आप यहां से ये भी कह सकते हैं टिन +4 स्टेबल है, टिन+2 अनस्टेबल है। यानी कि SN+2 से SN+4 में जाना चाहेगा, खुद ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। यानी कि SN+2 क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं, बोलिएगा। ठीक है, जबकि लेड में बात करें तो लेड +4 से +2 में जाना चाहेगा, खुद रिड्यूस होना चाहेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। यानी कि लेड +4 जो है यहाँ पे एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव रीजन SN+2 इज more stable, less stable than SN+4, whereas Pb+4 is less stable than Pb+2। या फिर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, क्वेश्चन को कहा जाता है कि SN+2 is reducing agent, very good reducing agent, whereas Pb+4 is an oxidizing agent। ठीक है, रीजन क्या है? तो रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जानते हैं आप? SN+2 से +4 में जाना चाहेगा, लेड जो है +4 से +2 में जाना चाहेगा। इज इट क्लियर? और इसीलिए लेड क्लोराइड बनते हैं, SnCl4 बनाता है। हैलोजेंस की बात करें तो टिन तो SnCl4 बनाता है, लेकिन लेड जो होता है PbCl2 पढ़ा होगा ना आपने, PbCl4 पढ़ा है क्या कभी? नहीं पढ़ा होगा। PbCl4 PbCl2 बनता है, हालांकि दोनों एक ही ग्रुप में है, फिर भी। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई कंफ्यूजन बताइएगा।
बोलिए बेटा। नो सर, क्लियर। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये तो बात हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये सारी बातें जो हो गई ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई। कुछ याद करने वाली बातें हैं, कुछ समझने वाली बातें हैं। जो याद करने वाली बातें हैं उनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, जो समझने वाली बातें हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दिस इज अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज कह लीजिए। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो बताइएगा क्या होती हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, न्यूट्रल वाला जरूर याद रखिएगा। न्यूट्रल कुछ ही ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल है। कौन कौन से न्यूट्रल है, कुछ आइडिया है किसी को? बोलिएगा। न्यूट्रल्स ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं? एम्फोटेरिक सर के बारे में NO तो भी न्यूट्रल होता है ना? कौन सा? सर NO NO होता है न्यूट्रल, या नाइट्रिक। नाइट्रिक? NO होता है या N2O होता है? N2O। सर दोनों भी होते हैं, NO भी और NO भी। नो ओ, हाँ सही कह रहे हैं। NO भी होता है, N2O भी होता है और CO होता है। यही तीन लिखवाया था मैंने शायद, है ना? H2O भी है ना सर? H2O एम्फोटेरिक है बेटा। हाँ हाँ। H2O एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो कुछ ही ऐसे गैसेस हैं जो कि न्यूट्रल्स होते हैं, और खासकर जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गैस लिखा जाता है, गैस बना और गैस इज न्यूट्रल गैस है। जनरली ये हिंट मिल जाता है, एक न्यूट्रल में दो ही तीन गैस हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये याद रखिएगा, NO होता है, N2O होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। पानी में मिला दें तो क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड मिलेगा। एसिडिक होता है, माइल्ड एसिडिक होता है, इतना कम एसिडिक होता है कि आप उसको पी भी सकते हैं, लेकिन फिर भी एसिडिक होता है, ठीक है। एक काम करते हैं बेटा, आज के लिए इतना ही करते हैं। थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं मुझे अजीब सा फील हो रहा है, ठीक है। हाँ सर ठीक है। आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके बाद एकदम पता नहीं मन ही नहीं कर रहा है यार, बहुत ऐसा हो रहा है, पूरा शरीर पता नहीं क्यों अचानक से दर्द होने लगा मेरा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं। अभी फिजिक्स की भी क्लास है, ये आपको ये दो कितने बजे? 2:30 बजे। 2:30 से है। तो आज तो आप लोगों की लंबी लड़ाई है, क्यों? हाँ सर। लड़ाई आपकी बहुत खतरनाक लंबी लड़ाई है। चलिए लड़ाई कीजिए आप लोग। क्या स्टार्ट होने वाला है वैसे फिजिक्स में? फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था सर ने। अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो फ्लूइड चल रहा है। चलिए ठीक है। आज पता नहीं सुबह मैंने लग रहा है थोड़ा सा दौड़ लिया हूँ, उसकी वजह से थोड़ा सा मुझे अजीब फील हो रहा है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, ओके। ओके नेक्स्ट सर। क्लास में हम कर लेंगे बाकी, ओके। चलिए, थैंक यू थैंक सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू हैव अ एवरीवन। नाइस डे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। सर स्क्रीनशॉट भेज देना। हाँ स्क्रीनशॉट भेज, स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ।